हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 7। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों, जिन भी प्रशिक्षु भाई बहनों ने अभी तक ये पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है इस विषय का, तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट भी कंप्लीट है, तो आप वहाँ से भी अपना पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। तो यहाँ देखिए, प्राणियों के व्यक्तित्व विकास पर कुछ प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे शरीर पर या हमारे व्यक्तित्व के विकास में कह सकते हैं वातावरण का बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। दोस्तों, इस तरह के कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, प्राणियों के व्यक्तित्व विकास पर कुछ महत्वपूर्ण कारकों का प्रभाव होता है और इन कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे कारक जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवंशिकता अथवा जैविक प्रक्रियाओं से होता है, उन्हें जैविक कारक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 तरह के कारक होते हैं हमारे व्यक्तित्व के विकास में, और इसमें जो पहला कारक है उन्हें कहते हैं जैविक कारक। और दोस्तों, जैविक कारक का मतलब होता है जिनका संबंध क्या होता है, व्यक्ति की आनुवंशिकता अथवा जैविक प्रक्रियाओं से होता है, यानी कि जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा गुण हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे कारक कहलाते हैं, वो जैविक कारक कहलाते हैं। क्लियर। और यहाँ पे देखिए दूसरा, कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के वातावरण से होता है, उन्हें वातावरणीय कारक कहते हैं, यानी कि जिनका संबंध वातावरण से होता है, हमारे चारों तरफ हमारे आसपास के जो भी वातावरण है उनसे जो प्रभावित कारक होता है वो वातावरणीय कारक कहलाता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जन्म के बाद व्यक्ति का पालन पोषण किस समाज अथवा संस्कृति के वातावरण में होता है, ये कैसा कारक होता है, यानी कि जन्म के बाद जो भी हमारा पालन पोषण होता है, जो हमें जो भी हमें जिस तरह की संस्कृति मिलती है, जिस तरह का वातावरण मिलता है, वो वातावरणीय कारक हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा कारक मनोवैज्ञानिक कारक होता है। यहाँ पर व्यक्तित्व विकास में वातावरण के प्रभाव को दर्शाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला कारक तो हमने देखा जैविक कारक और दूसरा कारक था वातावरणीय कारक। जैविक कारक आनुवंशिकीय होते हैं और वातावरणीय कारक जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, और तीसरा जो है वो मनोवैज्ञानिक कारक है। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तित्व विकास में वातावरण को दर्शाया जा रहा है, यानी कि वातावरणीय कारक के विषय में हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, वातावरण में पहला है परिवार। तो दोस्तों, परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यक्तित्व तथा उसकी परस्पर अंतःक्रिया का बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है। सबसे पहले वह परिवारजनों के संपर्क में आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले वो परिवार के संपर्क में आता है और परिवार से ही वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, यानी कि उसके अंदर अच्छी आदतों का विकास होता है और वो परिवार के लोगों के तरह ही अपनी बातचीत भी शुरू करता है। क्लियर। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दूसरा है पास पड़ोस। तो दोस्तों, पास पड़ोस के वातावरण का बालक के व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा पड़ोस वैसा बालक, या उक्ति अक्षरशः सत्य भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पास पड़ोस का बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है बालक के विकास में। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के विकास में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यही रीजन है कि जब हम किसी जगह नया घर बनवाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले अगर हमें कहीं ज़मीन वगैरह लेनी है या कहीं पे हमें अपना नया घर बनवाना है, तो वहाँ के आसपास का जो माहौल होता है उसको हम देखते हैं कि पास पड़ोस के लोग कैसे हैं, क्या वो शिक्षित हैं कि नहीं, कि उनका व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, क्योंकि दोस्तों, पास पड़ोस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। अक्सर अगर हमारे पास पड़ोस के लोग अच्छे विचारों के हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण विकसित होंगे। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे विद्यालयी प्रभाव। दोस्तों, विद्यालयी प्रभाव के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व पर शिक्षक व साथियों का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का व्यक्तित्व व बालक के प्रति उसका व्यवहार, इन दोनों बातों का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के विचारों तथा नैतिक आचरण से बालक के विचारों व नैतिक आचरणों पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही
फैक्ट बात है कि विद्यालयी प्रभाव में जहाँ पर हमारे जो शिक्षक होते हैं, हम अपने छात्र जीवन में ये महसूस करते हैं कि हमारा आइडियल कौन है। हमारे आइडियल अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शिक्षक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनके बिहेवियर या फिर उनके ड्रेसिंग सेंस का, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि वो किस तरह से, किस वे में बोलते हैं, किस तरह से बच्चों को समझाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अक्सर आप एक प्रशिक्षु हैं तो आप अब ये चीज़ महसूस करते होंगे कि हमारे वो टीचर हमें कैसे पढ़ाते थे, हम भी वैसे ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे हम उनको पढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि वो टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे और एक ही बार में समझ में आ जाता था। तो यही चीज़ है, कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी पर्सनालिटी का जो इफ़ेक्ट था, वो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं है। तो ये प्रभाव पूरे जीवन हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ सीखे हैं और आगे भी जो हमारे इस तरह के शिक्षक हैं, जब भी हमसे मिलते हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए अपने जीवन में हमें हमेशा ऐसे शिक्षकों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। क्योंकि दोस्तों उनसे हम पूरे जीवन, हम चाहे कितने भी बड़े अध्यापक बन जाएंगे, लेकिन हमारा जो आज अस्तित्व है वो उन्हीं की बदौलत है। तो चलिए आगे देखते हैं, विद्यालयी प्रभाव हो चुका। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर आर्थिक स्थिति। दोस्तों बालक के व्यक्तित्व विकास पर परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। प्रायः आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों में हीन भावना, निराशा इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों आर्थिक स्थिति यहाँ पे व्यक्तित्व पर किस तरह से प्रभाव डालती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बालक होते हैं, अगर वो किसी कमज़ोर परिवार से बिलोंग करें, यानी कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जब अपने विद्यालय में कुछ बच्चे, अगर कोई कंपटीशन है या फिर कोई भी कंपटीशन है, वहाँ पे ड्रेसिंग कंपटीशन हो रहा है या कुछ ऐसे कंपटीशन हो रहे हैं जहाँ पर उन्हें अधिक पैसे की आवश्यकता है, तो वहाँ पर अगर वो चीज़ें एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्हें ये हीन भावना उनके अंदर आती है, उनके अंदर निराशा आती है कि हमारे पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं हैं या फिर हम उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कि हम अपने लिए ये सारी चीज़ें, हमारे पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ। तो ये सारी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बालक के व्यक्तित्व में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जनसंचार माध्यम। दोस्तों वर्तमान समय में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि जनसंचार के साधन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले क्या था कि जो अगर हम बात करें वैदिक समय की, तो उस समय क्या था कि जब एक बालक अपने गुरुकुल में पढ़ने जाता था, और इसी तरह से मुस्लिम में भी मदरसे वगैरह हुआ करते थे, तो अलग अलग तरह के स्कूल जो थे, तो वहाँ पर लोग केवल अपने शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन अगर यहाँ हम देखें आज वर्तमान समय में, तो यहाँ पर जनसंचार साधनों के माध्यम से भी हमारे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम रेडियो के माध्यम से, जो रेडियो जॉकी होते हैं, या फिर दूरदर्शन या फिर पत्र पत्रिकाओं, समाचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारी जो भी आवश्यकता होती है वो पूरी होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम आज इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हैं, हम आपको जानते ना आप हमें जानते, अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया जहाँ पर हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की अच्छाइयों को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नंबर 6 है सांस्कृतिक कारक। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैकाइवर और पेज की एक परिभाषा है, संस्कृति रहने और सोचने के ढंगों में, दैनिक क्रियाओं में, कक्षा में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन व सुखोपयोग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कारक कैसे हैं कि जो संस्कृति है वो हमारे सोचने के भी ढंग में है, दैनिक क्रियाओं में भी है, कक्षा में भी है, साहित्य में भी है, धर्म में भी है, मनोरंजन में भी है। यानी कि हमारे जो भी सुख से संबंधित उपयोगी चीज़ें हैं उन सब में हमारी संस्कृति है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने संस्कृति के माध्यम से भी अपने व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारी संस्कृति के माध्यम से
हमारे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। क्लियर? किस तरह से दोस्तों, जैसा कि अगर हम किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित हैं तो हमारी अपनी एक संस्कृति है, हमारे अपने एक रीति रिवाज हैं, हम अपने जो भी संस्कार हैं, चाहे वो किसी भी तरह का संस्कार हो, तो वो हमें अपने धार्मिक रीति रिवाज और संस्कृति के माध्यम से ही करते हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पे देखें, दूसरे शब्दों में संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, रहन सहन, आदतों व तौर तरीकों से भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्कृति बहुत ही व्यापक किस तरह से है कि उसमें हमारे रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, आदत, तौर तरीके, यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं वो सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे व्यक्तित्व का विकास। तो ये आपको अलग से पूछ सकता है कि व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों समझेंगे कि व्यक्तित्व का विकास कैसे शुरू होता है और कैसे समाप्त होता है। तो दोस्तों मानव में व्यक्तित्व विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भधारण के समय से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व का विकास ऐसा नहीं कि किसी एक समय पर समाप्त हो जाता है, बल्कि ये हमारे गर्भधारण के समय से प्रारंभ होता है, यानी कि जब हम भ्रूणावस्था में होते हैं तब से लेकर के और जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक ये व्यक्तित्व का विकास चलता रहता है। यानी कि हम हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारे डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हम हर दिन सीखते रहते हैं। आपने ये रियलाइज भी किया होगा कि जो चीज़ आप 4 दिन बाद क्या सीखें और 4 दिन पहले क्या सीखें, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी जीवन में अंतर लगा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे विकास की वजह से ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला है गर्भकालीन अवस्था में व्यक्तित्व। तो दोस्तों आनुवंशिक कारकों का व्यक्तित्व के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए गर्भावस्था की परिस्थितियां जन्म के पश्चात विकसित होने वाली व्यक्तित्व संरचना की आधारशिला कही जाती हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आनुवंशिक कारक यानी कि हमारे जो भी अपने पेरेंट्स हैं उनसे हमें विशेष गुण प्राप्त होते हैं और कहीं ना कहीं उससे हमारे जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो धीरे धीरे हमारे अलग अलग आयु में दिखने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा है शैशवावस्था में व्यक्तित्व। इसी अवस्था से व्यक्ति का विकास आरंभ होता है। व्यक्तित्व विकास के परिणाम स्वरूप शिशुओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं परिलक्षित होने लगती है। तो दोस्तों देखिए शुरुआत तो हमारी गर्भावस्था से होती है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्चुअल देखा जाए तो वो शैशवावस्था से व्यक्तित्व का विकास दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर शिशुओं में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो परिलक्षित होने लगती हैं, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिखने लगती हैं। क्लियर? आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था में व्यक्तित्व। बाल्यावस्था के दौरान बालक में व्यापक परिवर्तन होते हैं। इसमें बालक का तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व विकास पर माता पिता, संबंधित साथियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था में, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा शैशवावस्था, लेकिन जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों इसमें जो बालक का विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से इसलिए होता है क्योंकि अब ये अपने सगे संबंधियों से बातचीत करना सीख गया है और कहीं ना कहीं संबंधों के बारे में जानने लगता है। तो यहाँ पर इसका जो व्यक्तित्व विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए नंबर 4 है किशोरावस्था में व्यक्तित्व। तो दोस्तों इस अवस्था में बालक में सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक व्यवहार में परिपक्वता भी आने लगती है। तो दोस्तों देखिए किशोरावस्था में जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए किशोरावस्था में बालक एक योग्य नागरिक के विषय में जाना जाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बालक इस अवस्था में अपनी भावनाओं, इच्छाओं तथा संवेगों को अधिक महत्व देने लगता है और साथ ही बाल्यावस्था में विकसित व्यक्तित्व का स्थिरीकरण होने लगता है, यानी कि वो चीज़ों को अब अस्थायी करने लगता है तथा बालक अवांछित आदतों को त्यागने तथा वांछित आदतों को अंगीकृत करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो उसकी गलत आदतें रहती हैं, यानी कि जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं रहती हैं, वो उसको धीरे धीरे त्यागने लगता है और वो अब अच्छी आदतों को ग्रहण करने लगता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर 5 है प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व। तो दोस्तों ये लास्ट अवस्था है व्यक्तित्व विकास की।
दोस्तों व्यक्तित्व विकास की अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में किशोरावस्था में विकसित हुए व्यक्तित्व का प्रायः स्थिरीकरण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी किशोरावस्था में जो भी व्यक्तित्व का विकास हुआ रहता है वो अब यहाँ पर अस्थायी हो जाता है। और दोस्तों प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने लगता है, यानी कि जो भी सामाजिक मान्यताएं उसी के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। और पारिवारिक दायित्व आ जाने से व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण भी हो जाता है, तो वह स्वतंत्र चिंतन करने लगता है तथा इससे उनकी सृजनात्मक शक्ति में भी अभिवृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रौढ़ावस्था में कहीं ना कहीं वो अपने आप को अब स्थिर समझने लगता है और साथ ही साथ अब उसके ऊपर पारिवारिक उत्तरदायित्व भी है, पारिवारिक यहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, जिससे कि वह खुद को तनावग्रस्त भी महसूस करता है और कहीं ना कहीं उससे उबरने का वो मार्ग भी जानता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव और साथ ही साथ दोस्तों व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आदत एवं स्वभाव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और दोस्तों मेरा न्यू चैनल है परी की मॉम, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।